नदी अपने साथ कितनी मात्रा में जलोढ़ अवसाद को बहा के ले जा सकती है, ये बात कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है नदी के बहते जल की गति, वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर। क्योंकि जितनी तेज गति होगी उतनी ही उसकी क्षमता सामान को ले जाने की बढ़ जाएगी और सामान को दूर तक ले जाने की बढ़ जाएगी। दूरी भी इसी बात से निर्धारित होगी और सामान को ले जाने की क्षमता भी इसी बात से निर्धारित होगी कि जो पानी बह रहा है उसकी गति क्या है। अगर जैसे मैंने पहले बताया, आप पहाड़ी भागों में कभी आपको जाने का मौका मिले और आप वहाँ बहते हुए कोई नदी के पानी में अगर पैर करके अंदर खड़े होंगे तो आपको महसूस होगा कि यदि अपने पैर को आप 1 फीट ही पानी में अगर रखते हैं किनारे के ऊपर, तो आपको ये महसूस होगा कि कितनी गति है उस पानी में। आपको ये महसूस होगा कि ये पानी आपके पैर को उखाड़ देगा, आप खड़े नहीं रह पाएंगे, इतनी स्पीड होती है उसके अंदर। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी स्पीड जो है, पानी की गति जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी जो है चट्टानों की संरचना और प्रकृति। ये पानी जिस जगह से बह रहा है वहाँ पर जो शैल चट्टानें जो हैं उनकी संरचना किस तरीके के पदार्थों से हुई है, और प्रकृति वो मुलायम है, कठोर है, क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर कठोर है तो वो रेजिस्टेंस होगी पानी को उसको तोड़ने में। अगर कठोर नहीं है तो पानी उसको आसानी से बहता हुआ जल नदी का तोड़ पाएगा। तीसरा, नदी का जो पानी है उसके अंदर किस तरीके के लवण और रसायनों की मात्रा है। जैसा कि आपको बताया कि जो पानी के अंदर विद्यमान रासायनिक तत्व हैं वो अपने संपर्क में आने वाली चट्टानों के रासायनिक पदार्थों के साथ, खनिजों के साथ रासायनिक क्रिया करके उनको अपने साथ घोल सकते हैं, यदि इस तरीके के पदार्थ उसके रास्ते में पड़ते हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और चौथा है नदी में जलोढ़ की मात्रा, आकृति और उसका भारीपन। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की जरूरत है। पानी की गति, जलोढ़ की मात्रा, जैसे जैसे उसके अंदर अवसाद और मिट्टी, कंकड़, पत्थर बढ़ते जाएंगे उतनी ही उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। और यदि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें है तो वो एक नदी का रूप ना लेके एक मटमीले मिट्टी युक्त ऐसे एक नाले की शेप ले लेगा, जिसको आप पानी नदी तो नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे कि मड फ्लो है, वो कीचड़ का एक फ्लो है उस तरीके से। और वो फ्लो जो होगा, वो जो बहाव होगा, वो उतना तीव्र नहीं होगा जितना पानी में जैसे जैसे जलोढ़ की मात्रा, इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे जैसे उसके अंदर जलोढ़ की मात्रा बढ़ेगी उसकी गति घटेगी। तो एक हद तक उसके अंदर जो अवसाद हैं वो उसकी अपर्दन करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, लेकिन एक स्टेज से अगर वो बहुत अधिक हो जाते हैं तो उसकी स्पीड, उसकी गति उससे कम हो जाती है और उतना ही उसकी अपर्दन करने की क्षमता भी कम हो जाएगी और परिवहन करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, उस सामान को ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएगी। और ये शायद उत्तरकाशी और इसके अंदर जब ये बद्रीनाथ और इसमें वो आया था तो टीवी पे आप लोगों को अगर देखने का मौका मिला हो तो किस तरीके से कितना मटमैला पानी एक नदी के रूप में, नदी तो नहीं कहेंगे, एक नाले के रूप में जिस तरीके से गिर रहा था, तो वो उस दौरान टीवी और मीडिया के ऊपर काफ़ी प्रकाशित हुआ था। तो ये 4 तरीके हैं जिससे नदी का जो परिवहन क्षमता है वो प्रभावित होती है। जितना नदी का अपर्दन कार्य, घाटी विकास, झील, प्रपात, नदी सोपन, रिवर टेरेस और बाकी तरह की जो आकृति वो पर्वतीय क्षेत्रों में बनाती है,
उसी प्रकार वो जब निक्षेपण का काम करती है तो बहुत महत्वपूर्ण आकृतियों को जन्म देती है, और बहुत विस्तृत रूप में जो आकृतियाँ, जो बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं, उनका सर्जन होता है। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए वी आकार की घाटी, इसके जो ये किनारे हैं, ये दो, ये जैसे जैसे नदी घाटी का विकास होता है धीरे 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 बढ़ते जाते हैं, और जब क्षैतिज अपर्दन बढ़ता है तो ये धीरे धीरे पीछे हटते हुए इस तरीके से समतल हो जाते हैं। ये प्रक्रिया सारी कैसे पूर्ण होती है, इसके बारे में अपर्दन चक्र, जिसमें WM डेविस और वाल्टर पैंक जो हैं, उनके विचार सबसे प्रमुख हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, उसके बारे में अपर्दन चक्र की संकल्पना जब होगी तब उसका जिक्र करेंगे। जिक्र नहीं करेंगे, एक्चुअली उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो निक्षेपण का कार्य है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब बात यह है कि नदी निक्षेप क्यों करती है। निक्षेप करने की स्थिति तब आती है, आप इसको बारीकी से समझें, कि जैसे ही पानी की गति क्षीण होनी शुरू होती है, कम होनी शुरू होती है, वैसे वैसे नदी सामान को जो अपने साथ लेकर आई है उसका निक्षेप करना शुरू कर देती है। और ये निक्षेप, अगर आप गंगा के विषय में, गंगा नदी के बारे में देखें, तो वो निक्षेप कार्य गंगा नदी का ऋषिकेश जो है उससे भी ऊपर से शुरू हो जाता है और उसका डेल्टा तक ये निक्षेप कार्य होता रहता है किसी न किसी रूप। मतलब जो सामान लेके आई उसका निक्षेपण जो है वो जैसे ही पर्वतीय भाग को छोड़ती है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पर्वतीय भाग में भी जब वो होती है तब भी किसी न किसी रूप में निक्षेप उसका हो रहा होता है। क्योंकि नदी जो घाटी है, अगर वो उसमें निम्न कटाव किसी भी रूप में अगर है, तो वो जो अपने साथ सामान लाई है, जिसको उसने किनारों पर डिपॉजिट किया है, निक्षेप किया है, वो एक दशा के बाद उस अपर्दन कार्य से अप्रभावित हो जाते, क्योंकि आपका वाटर का जो लेवल है बाढ़ के समय को छोड़ के वो उन पदार्थों से नीचे चला जाता है। तो जो वो पहले लेके आई थी, अगर उससे ज़्यादा तीव्र वेग और ज़्यादा पानी उसमें आ जाए तो वो अपने ऊपर के निक्षेपित चीज़ों को बदल सकती है, उसको दोबारा से तोड़ देगी, नया सर्जन कर देगी। नहीं तो वो एक अवशेष के रूप में बच जाएंगे और नदी धारा जो है वो नीचे चली जाएगी। तो नदी निक्षेपण का जो कार्य है वो कई जगह करती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ वो किसी झील का निर्माण करी, वहाँ भी निक्षेप वो करती है, लेकिन मुख्यतः उसके निक्षेपण की जो आकृतियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा मैदानी भागों में, जब वो जैसे ही प्रवेश करती है ऊंचे भागों से समतल भाग में, तब उसका वेग में एकदम कमी आती है, और कमी जैसे आती है तो वो चीज़ों को छोड़ना शुरू करती है। ये चीज़ें वो दोनों जगह छोड़ती है, अपनी पैंदी में भी छोड़ती है, अपने किनारों पे भी छोड़ती है। और जितना बड़ा पदार्थ वो लाई है उतना ही वो जहाँ निक्षेप करना शुरू करती है वहाँ सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से वो चीज़ों को निक्षेपित करती है। तो ये जो बहा के लाई हुई चीज़ें हैं, इनमें कई तरीके की चीज़ें होती हैं। वो एक अलग विषय है, कंकड़, पत्थर, रोड़े, बालू, गोलशम, बजरी, बालू, महीन मिट्टी, रासायनिक पदार्थ आदि। एक्चुअली इनके बारे में ज़्यादा बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता तब है जब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे स्टूडेंट जाता है, क्योंकि ये अपने आप में है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कंकड़, तो व्हाट आई मीन विद कंकड़, पत्थर, रोड़े। अब इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कंकड़, पत्थर, रोड़े, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, जो कि हिंदी की स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। हालांकि मैं आप लोगों को के लिए कोशिश करता हूँ कुछ और टेक्निकली आपको बता पाऊँ, तो उसके लिए मैं करता हूँ। और ये मैं करीब करीब सब लोगों को बोलता हूँ
काफ़ी अच्छी डिक्शनरी है ये, पेंगुइन की फिजिकल ज्योग्राफी की डिक्शनरी है। तो इसको अगर आप रेफ़र करते हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें, हालांकि थोड़ा हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, हिंदी माध्यम के लिए भी नहीं, अगर इसमें टेक्निकली चीज़ें समझाई गई हैं तो वो इंग्लिश माध्यम वाले के लिए भी उतनी मुश्किल है, उसको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी समझने के लिए कि भाई अच्छा ये बात किस तरीके से, जैसे मेरे को पूछना पड़ा कि बियॉन्ड सी जो पानी में पदार्थ गिरता है किस तरीके से वेट कम होता है, मेरे को समझना पड़ा कि एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है और इतना बड़ा लोहे का जहाज पानी में कैसे तैरता है। तो ये सब समझने की चीज़ें, साइंस हर जगह किसी न किसी चीज़ को छूती है, इसीलिए कहते हैं कि साइंस पढ़नी चाहिए। तो नदी जो है वो अपना निक्षेपण का कार्य वहीं से शुरू कर देती है जहाँ उसके वेग में कमी आती है। पानी का वेग कम हुआ नहीं, उसने सामान छोड़ना शुरू करा, क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं रहती, उसकी क्षमता ही नहीं रहती, ये क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है, और जैसे जैसे घटती जाती है वैसे वैसे वो चीज़ों को छोड़ती है, और छोड़ने से अलग अलग तरीके की चीज़ों का निर्माण करती है। निक्षेपण से अनेक तरीके की आकृतियां बनती हैं। इससे नदी के मैदानी भागों में कटाव, बहाव एवं जमाव में विशेष तरह की स्थलाकृतियां देखने के लिए मिलती हैं। जहाँ नदी डेल्टा बनाती है, सब नदियाँ कोई ज़रूरी नहीं समुद्र में जाके मिलती हों, कुछ आंतरिक भागों में ही समाप्त हो जाती हैं। खास करके मरुस्थलीय भाग की नदियाँ तो आंतरिक भागों में ही समाप्त हो जाती हैं। कोई झील नदी वो भी अल्पकालिक होती हैं, जहाँ तक मैं बाकी जगह की भी ऐसी हैं जो बड़ी झीलों में हो जाती हैं। जो बहुत बड़ी नदियाँ हैं वो समुद्र तक पहुँचती हैं। ऐसी स्थलाकृतियां नदी की प्रौढ़ अवस्था एवं उत्तर प्रौढ़ अवस्था दशा को बताती हैं। एक्चुअली ये जो प्रौढ़, जीर्ण और यूथ, ये ह्यूमन जीवन से ली गई शब्दावली है। WM डेविस, जो विलियम मॉरिस डेविस थे, उन्होंने अपर्दन चक्र की एक संकल्पना की थी, और संकल्पना केवल यही थी कि ये एक पर्वतीय भाग है, इस पे नदी ने इस तरीके से घाटी बनानी शुरू करी। ये चीज़ें चलती गई चलती गई चलती गई, घाटी शुरू में गहरी होती गई, फिर उसके जो पाट था, जो उसकी तली थी, वो चौड़ी होनी शुरू हुई, क्षैतिज अपर्दन धीरे 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 धीरे, और ये पूरे एक समतल भाग में बदल गई। बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे समाप्त हो गई। इसलिए उसको चक्रीय व्यवस्था या साइक्लिक फॉर्म में कहा कि जो चीज़ जहाँ से शुरू हुई घूम के फिर वहीं पहुँच गई। हालांकि पृथ्वी के इतिहास में इस तरीके की कोई उदाहरण नहीं मिलते। इसको अलग से चैप्टर है इरोजन साइकिल, तब डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा था, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक चीज़ से दूसरी जुड़ी हुई है, दूसरी से तीसरी जुड़ी हुई है। और तब इरोजन साइकिल का जब जिक्र करेंगे तो शायद WM डेविस ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1879 में उन्होंने ये पेपर अपना पब्लिश किया था। तो सोचने की बात यह है कि कितने वैचारिक और सृजनशील व्यक्ति वो रहे होंगे चीज़ों को पढ़ने के विषय में, कि जो उन्होंने उस समय का उसको आज भी मान्यता किसी न किसी रूप के अंदर भूगोल विषय में दी जाती। तो नदी का जल जो है, अब पर्वतीय क्षेत्रों को भूल जाइए, नदी का जल जो है वो मैदानी भाग में आ गया। मैदानी भाग में आने के कारण जो उसका वेग था वो वेग कम हो गया। वेग कम हो गया तो उसने अपने साथ लाने वाले अवसाद जलोढ़ को अपने से अलग करना शुरू किया। अलग करने का मतलब छोड़ना शुरू करा। कुछ उसने अपनी तली में छोड़ा, कुछ उसने अपने किनारों पर छोड़ा, और इन्हीं सब क्रियाओं से निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का
सर्जन होता है, जिसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा।